बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 17 अक्टूबर से UAE और ओमान में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बाकायदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज़ रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से करेगा, जो 24 अक्टूबर को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में मुनक्किद होगा। सुपर 12 के ग्रुप 2 में मौजूद न्यूजीलैंड की टीम 26 अक्टूबर से दूसरा मैच खेलेगी। 29 अक्टूबर को पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला करेगा। सुपर 12 में पाकिस्तान टीम 2 और 7 नवंबर को क्वालिफायर टीमों के साथ मुकाबला करेगी। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स 10 और 11 नवंबर को मुनक्किद होंगे, जबकि पहले राउंड के मुकाबले 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीज़न में 6 सूबाई टीमों के कोचेस को दूसरे सीज़न में भी जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया है। अलबत्ता तवक्को है कि चंद कोचेस की टीमों के तब्दील होने का इम्कान है। इत्तलात के मुताबिक सूबाई टीमों के कोचेस की परफॉर्मेंस जांचने का अमल मुकम्मल हो गया है। हेड ऑफ कोच एजुकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाई परफॉर्मेंस सेंटर ग्रांट ब्रैडबर्न ने कोचेस की परफॉर्मेंस के पिछले सीज़न में कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता सीज़न में डोमेस्टिक T20 और वनडे टूर्नामेंट की चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा के कोच टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के शाहिद अनवर की जगह सेंट्रल पंजाब के कोच की जिम्मेदारियां संभालने का इम्कान है, जबकि सदर्न पंजाब के कोच अब्दुल रहमान के खैबर पख्तूनख्वा के कोच बनने की खबरें हैं। इत्तलात के मुताबिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में गुज़िश्ता सीज़न में सिर्फ एक मैच जीतने वाली सिंध के कोच बासित अली और पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर की टीम बलूचिस्तान के फैसल इकबाल के हवाले से कई शिकायत मौसूल हुई। यहाँ तक कि बलूचिस्तान के असिस्टेंट कोच वसीम हैदर ने फैसल इकबाल के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान ने इस बात की तस्दीक की है कि कोचेस की टीम ज़रूर तब्दील हो सकती है, अलबत्ता नए कोच लाने का इम्कान कम है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीज़न 2021-22 के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है। सीज़न में 10 टूर्नामेंट मुनक्किद होंगे, जिनमें मजमूई तौर पर 266 मैचेस खेले जाएंगे। इस साल सितंबर में शुरू होने वाले डोमेस्टिक सीज़न का अख्तिताम आइंदा साल मार्च में होगा। नए सीज़न में पाथवेज क्रिकेट के लिए इजाफी मुकाबले शामिल किए गए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 क्रिकेट एसोसिएशंस को इजाज़त दे दी है कि वो अंडर 16 और अंडर 19 के लिए 2-2 टीमें शामिल कर सकती हैं। नेशनल अंडर 19 3 रोज़ा चैम्पियनशिप में 12 टीमें मुकाबलों में हिस्सा लेंगी और एक रोज़ा कप 3 अक्टूबर से 12 नवंबर तक गुजरावाला, इस्लामाबाद, मुरीद के, रावलपिंडी और सियालकोट में खेला जाएगा। कोविड-19 के बायस एक साल के वक्फे के बाद कौमी अंडर 13 वनडे कप भी कौमी सर्किट में वापस आ गया है। सिंगल लीग इवेंट फैसलाबाद में 8 से 18 फरवरी 2022 को मुनक्किद होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पहले राउंड में सिंगल लीग के पहले मुकाबले मुल्तान में और फैसलाबाद और लाहौर में मुनक्किद होंगे। इसके बाद इवेंट कराची मुंतकिल हो जाएगा, जहां 29 दिसंबर से 5 रोज़ा फाइनल का अख्तिताम होगा। सेकंड 11 के लिए 3 रोज़ा डबल लीग क्रिकेट एसोसिएशन चैम्पियनशिप 28 सितंबर से 14 नवंबर तक मुनक्किद होगी, जबकि 50 ओवर की सिंगल लीग क्रिकेट एसोसिएशन चैलेंज सेकंड 11 19 से 27 नवंबर तक खेली जाएगी। दोनों टूर्नामेंट फैसलाबाद, लाहौर और शेखुपुरा में मुनक्किद होंगे। 2021-22 के सीज़न का अख्तिताम 30 मार्च को लाहौर में एक रोज़ा पाकिस्तान कप के फाइनल के साथ होगा। 25 फरवरी से शुरू होने वाला टूर्नामेंट डबल लीग की बुनियाद पर खेला जाएगा। इवेंट के मुकाबले 2 वेन्यूज़ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद और मुल्तान में मुनक्किद होंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के मामलात पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में 13 अगस्त को बैनुसूबाई राब्ते की वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आरिफ हसन, जो तवील अरसे से ओहदे पर बुराजमान हैं, उन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। एक ऐलान हम और कर दें जो मेजर चीज़ थी, और वो इसलिए कि उन साहब ने बाद में जो हरकतें करनी हैं, डॉक्टर साहबा की शान शान नहीं है कि वो ऐसा ऐलान करें। वो बहुत सीनियर हैं, हम सब के लिए बहुत बाइज़्ज़त हैं, तो ये ऐलान छोटा होने के नाते मैं करता हूँ। आपसे हमारी गुजारिश है पूरी कौम की कि आप अब घर चले जाएं। आपसे हम ये तकाजा करते हैं फेडरल गवर्नमेंट
आपसे ये तकाजा करती है कि आप फौरी तौर पर स्टेप डाउन हो। आपको बिल्कुल कौम मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। आप फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होके घर जाइए और एक मिनिस्ट्री जो है वो रिफॉर्म बनाएगी। आरिफ साहब हैं शायद जी, उनकी तो कोई परफॉर्मेंस है जी। आरिफ हसन को आप कह रहे हैं रिजाइन दें? जी, जो आरिफ हसन साहब हैं उनको हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये सदारत के ओहदे पर जो खुद साख्ता उन्होंने बनाया, इससे वो फौरी तौर पर रिजाइन करें। बाकी फिर रिफॉर्म्स भी होंगी, स्ट्रक्चर भी बनेगा, मिनिस्ट्री बनाएगी, ताकि हम पाकिस्तान की इज्जत बहाल कर सकें, खेलों के मैदानों में दोबारा हमारा परचम लहराए। और ये जो बच्चों के नाम पे यहाँ सियासत हो रही है, बच्चों के नाम पे जो चंद पैसे आते हैं और उनको बंदर बांट करने के लिए ये जो 17 साल का लंबा इक़्तिदार है, ये तो शरीफों से भी लंबा इक़्तिदार है लगातार। तो ये हम चाहते हैं कि और अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को बाकायदा इस हवाले से एक ख़त लिख रही है। और दूसरी जानिब 23 अगस्त को वो लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन जो कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की इस जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। उधर बैनुल सूबाई राब्ते की वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो अपने 3 साला दौर में 4 फेडरेशन से मुताल्लिक़ तफसीलात नैप को भेज चुकी हैं। वो खिलाड़ियों के लिए फ़ंडिंग करें, ना कि फेडरेशन के इंतज़ामी मामलात के लिए। वॉलीबॉल फेडरेशन तो ख़ुद को जवाबदेही नहीं समझती। लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन तवील अरसे से ओहदे पर बुराजमान हैं, उनका एहतसाब भी होना चाहिए। देखिए, आपने पहले 2-3 बातें इसमें करनी है। वन इज़ अकाउंटेबिलिटी और फिर है आपकी फंडिंग पार्ट। डेफिनेटली पहले तो जो इदारे हैं, क्या फंडिंग मैं एथलीट को कर रही हूँ? मैं फेडरेशंस की फंडिंग कोई उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पे तो नहीं करना चाहती हूँ। जो भी हमारे पास लिमिट है, 18वीं तरमीम के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी सूबों पर आ गई है। अकाउंटेबिलिटी मैंने क्या की, मैंने ऑडिटर जनरल के थ्रू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए वो किया। मैंने उठाया के तरीके से, क्योंकि हमारे पास जो भी 40 फेडरेशंस होती हैं, मैंने टॉप की 4 फेडरेशंस को वो किया। और वो 4 फेडरेशंस में, उसमें आपका हॉकी की फेडरेशन के और इनको दिया, वॉलीबॉल का दिया, इसी तरह हमने 4 फेडरेशंस का उनको भेजा हुआ ऑडिटर जनरल, जिनकी रिपोर्ट आई है। एक फेडरेशन तो ये कहती है कि वॉलीबॉल की, कि हम तो आंसरेबल ही नहीं है, हालांकि बेतहाशा किया। देखिए, अगर मैं पैसे दूं और मुझे ये पता हो, लोगों को कॉन्फिडेंस ना हो कि ये पैसा आपका सही जगह लगेगा कि नहीं लगेगा। पुराने अगर इतनी पिछली हुकूमतों में जो पैसे आए, तो आपने तो डिक्लाइन देखा है स्पोर्ट्स का। इसका मतलब पैसे कहीं सही जगह यूज़ हो रहे थे नहीं। 17 साल से बैठे अगर जनरल आरिफ साहब भी, क्या आप कहें कि कोई अकाउंटेबिलिटी किसी उस पे नहीं लेवल पे होनी चाहिए? तो है, एवरीबडी इज अकाउंटेबल। आप आंसरेबल हैं इस कौम को, इस मुल्क को। तो मैंने स्पोर्ट्स बोर्ड की कराई, उसके बाद उनकी अभी तक चल रही हैं सेवरल ऐसे मैटर्स हैं जिनको मैं डील कर रही हूँ। उधर टोक्यो ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ओलंपियन तला तालिब का कहना है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ओलंपिक से 2 साल कबल तक कोई कैंप ही नहीं लगाया। अगर सहूलियात मिलती तो वो मेडल हासिल करते। हुकूमत पाकिस्तान को खेलों की सहूलतें फराहम करनी चाहिए। पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मेरे ख्याल से ये बनती है जिम्मेदारी कि वो स्पोर्ट्स पे ध्यान देगा। जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उन्हें कहें कि फेडरेशन से कांटेक्ट करके, ओलंपिक एसोसिएशन से कांटेक्ट करके 2018 के बाद हमारा कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किसी किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल थे वो परमानेंट मौजूद नहीं थे, जो आगे एक प्लान बना सकते थे कि आगे स्पोर्ट्स को हमने किस तरह लेके चलना है। तो इधर काफ़ी ज़्यादा जो, क्योंकि ट्रेनिंग कैंप्स मैंने अटेंड किए थे, ट्रेनिंग कैंप मुख्तलिफ कोचेज़ के पास मैंने ट्रेनिंग की थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। उसके बाद वहाँ पे इक्विपमेंट भी आपको स्टैंडर्ड का मिल जाता है। तो स्कूल में मैं ट्रेनिंग करता था, इक्विपमेंट नहीं था मेरे पास लेवल का, इक्वल नहीं था। लोकल बिल्कुल जो पाकिस्तान में बनता था वो इक्विपमेंट था। तो एक साइड पे अगर 20 kg का पेयर है तो एक साइड पे 19 किलो 500 ग्राम है और एक साइड पे 20 किलो 500 ग्राम है। तो जब उधर जाते थे तो दोनों साइडों पे इक्वल, तो जो 2 किलो का मेरे ख्याल से डिफरेंस निकला है, वो मेन जो कॉस्ट था वो ये था कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं था।
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से 28 स्पोर्ट फेडरेशन वाबस्ता हैं। सालाना स्पोर्ट्स ग्रांट की मद में 2020 से 21 के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इन फेडरेशन को जिस अंदाज में ग्रांट फ्राहम की, इसके मुताबिक 8 फेडरेशंस को कोई रकम ही फराहम नहीं हुई। ग्रांट से इन महरूम रह जाने वाली फेडरेशंस में आर्चरी, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, बॉडी बिल्डिंग, रोइंग, रग्बी, सेलिंग और टग ऑफ वॉर शामिल हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बॉडी बिल्डिंग और रोइंग को 2014 के बाद से कोई रकम ग्रांट की मद में दी ही नहीं गई। फीफा की जानिब से मुअत्तली के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 2020 से 2021 के दौरान कोई ग्रांट फराहम नहीं की गई। घुड़सवारी फेडरेशन के सदर फारूक अहमद के मुताबिक उन्होंने 5 लाख का चेक जो स्पोर्ट्स बोर्ड ने उन्हें भिजवाया, लेने से इनकार करते हुए वापस कर दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 2020 से 2021 के लिए सबसे ज़्यादा 35 लाख रुपए की रकम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दी। दूसरा नंबर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का रहा, जिसे 30 लाख रुपए, जबकि स्क्वॉश फेडरेशन को 25 लाख रुपए दिए गए। 20 लाख रुपए 3 फेडरेशंस को दिए गए। इन फेडरेशंस में ताइक्वांडो, टेनिस और कराटे शामिल हैं। 15 लाख रुपए हासिल करने वाली 4 फेडरेशंस हैं। इनमें वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग और कबड्डी के नाम आते हैं। टेबल टेनिस, स्विमिंग, शूटिंग, गोल्फ, साइकिलिंग, बॉक्सिंग, बेसबॉल, बैडमिंटन, जूडो और हैंडबॉल की फेडरेशंस को 10-10 लाख रुपए दिए गए। विंटर स्पोर्ट फेडरेशन, विशु और सॉफ्टबॉल फेडरेशंस को 5-5 लाख रुपए दिए गए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान राइफल फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जावेद लोधी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद लोधी साहब। 1974 एशियन गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया। 2009 से जावेद लोधी साहब राइफल एसोसिएशन, जिसे दुनिया में जो है लोग शूटिंग फेडरेशन के नाम से जानते हैं, वाबस्ता हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में कोरोना लाइजन ऑफिसर की हैसियत से आपने खिदमत अंजाम दी। शूटिंग में पाकिस्तान के 3 शूटर ने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। रैपिड फायर में गुलाम मुस्तफ़ा बशीर साहब जो थे वो दूसरी मरतबा ओलंपिक में शिरकत कर रहे थे, वो 10वें नंबर पर आए। फिर रैपिड फायर इवेंट में खलील अख्तर साहब जो थे वो 15वें नंबर पर आए और एयर पिस्टल 10 मीटर में पाकिस्तान के तीसरे शूटर गुलफाम जोसेफ जो थे वो 90वें नंबर पर आए। और अगर वेट लिफ्टिंग और जेवलिन के बाद टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान ने किसी खेल में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो बिलाशुबा पाकिस्तान के शूटर्स को यहाँ पर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया था। जावेद लोधी साहब राइफल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर जावेद लोधी साहब। और ये जानना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान ये जो रस्साकशी जारी है और अब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने जो है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन साहब को जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के लिए भी कह दिया है। 92 बार्सिलोना ओलंपिक में आखिरी बार हम मेडल जीते तो 29 साल हमें हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुजैया साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो गुफ्तगू सुनी अभी ख़ास तौर पे शहबाज गिल साहब की, तो बदकिस्मती से मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कम से कम वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एक बार उनसे गुफ्तगू तो कर लेते और पूछ लेते कि असल हक़ाइक़ क्या है। शूटिंग फेडरेशन जो है, शूटिंग इवेंट स्पोर्ट जो है, इसमें एथलेटिक्स और स्विमिंग के बाद सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में है, जो कि 15 है। पाकिस्तान 2000 से आज तक 2021 तक रेगुलरली शूटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। 2016 में पाकिस्तान के 2 शूटर ने ओलंपिक कोटा हासिल किया था, जिसमें से एक ये गुलाम मुस्तफ़ा बशीर थे और एक हमारी लड़की शूटर थी। और इस बार जो है वो 3 शूटर ने डायरेक्टली ओलंपिक कोटा जो है वो अचीव किया है।
ये अनप्रेसिडेंटेड था कि जी 3 एथलीट एक स्पोर्ट से डायरेक्टली पाकिस्तान से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। अनफॉर्चुनेटली पिछले पौने 2 साल से एक बार भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के किसी नुमाइंदे ने हमारे कैंप्स जिस जगह पे लगे हुए थे ना तो कभी उसको विज़िट किया और ना कभी देखने की कोशिश की कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एक शूटर पे तकरीबन एक साल में 50 लाख रुपए का एम्युनिशन का खर्चा जो है वो होता है। हमने तकरीबन पौने 2 साल पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को और मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी को अपनी रिक्वायरमेंट भेजी थी कि हमें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया चाहिए कम से कम। हमें तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल तक किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया कि जी हमको पैसे देंगे या नहीं देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि स्पोर्ट्स बोर्ड को आपने मुतअद्दिद बार ख़त लिखे, आपने उनसे गुजारिश की कि एक शूटर के ऊपर 50 लाख रुपए खर्च आएगा, आपने 3 शूटर के 1.5 करोड़ रुपए की जो है वो अर्ज़ी भेजी स्पोर्ट्स बोर्ड को, कोई जवाब आपको नहीं मिला। तो फिर ओलंपिक टोक्यो के लिए आपने किस तरह तैयार किया? गुलाम मुस्तफ़ा बशीर, खलील अख्तर, गुलफाम जोसेफ को इन 2 सालों में कितने अखराजात इनके ऊपर आए? एमुनिशन का ख़र्चा तो बेसिकली जी सारे का सारा जो है हमारे एफिलिएटेड यूनिट्स मेनली आर्मी और नेवी ने उसको बर्दाश्त किया। इसका तमाम का तमाम ख़र्चा या मोस्टली इसका जो ख़र्चा था वो ओलंपिक स्कॉलरशिप के थ्रू जो कि आईओसी का था, हमने पीओए के पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू अप्लाई किया और वो हमसे वो हमें मुहैया किया गया। उसमें से तकरीबन 25,000 रुपये माहाना जो है वो पॉकेट मनी दी जाती थी इन सब एथलीट्स को और बाकी ख़र्चा इनकी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेशन पे खर्च होता था। इसके अलावा तकरीबन 50 लाख रुपया मैंने इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन से लिया, जिसके लिए 1 माह के लिए हमने तीनों एथलीट्स को जर्मनी भेजा ट्रेनिंग के लिए। 2020 में गालबन अप्रैल 2020 में अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से 22 दिन तक उनको वहाँ रुकना पड़ा एक्स्ट्रा और हमें दोबारा उनके टिकटों के लिए भी पीआईए को पैसे देने पड़े। तो वो तकरीबन 35-36 लाख या 40 लाख की बजाय वो 50 लाख रुपया उसी पे खर्च हो गया। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं जावेद लोधी साहब के आईपीसी मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि जिस तरह आपने कहा कि कोरोना की वजह से स्टक हो गए थे आपके एथलीट जर्मनी में, वो मामला जो थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तवस्सुत से हल हुए, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल ये सही नहीं है। ये बात मेरे ख्याल वो दूसरी फरमा रही हैं। ये जो थी बात ये थी क्रोएशिया में ओलंपिक्स में जाने से फ़ौरन पहले हमारी टीम क्रोएशिया गई हुई थी। उनकी 4 जुलाई को उधर से वापसी थी। कतर एयरवेज की जो ओवर बुकिंग थी उसकी वजह से हमारे एथलीट वापस नहीं थे आ सकते। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से उनको वापस बुलाया जाए और उसमें मैं ख़ास तौर पे सिर्फ एक आदमी का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और वो हैं मोहसिन चांदना साहब, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी, जिन्होंने छुट्टी वाले दिन मुझे फ़्लाइट से तकरीबन 45 मिनट पहले वो ऑर्डर्स भिजवाए और ये मुमकिन हुआ कि हम एथलीट्स को वापस ला सकें।
इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड का डायरेक्टली किसी किस्म का कोई रोल नहीं था। लेकिन आप बात कर रहे हैं जावेद लोधी साहब, चांदना साहब की, तो वो तो आईपीसी मिनिस्ट्री के लिए ही काम कर रहे हैं ना, अंडर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा। हाँ नहीं, वो उनका डायरेक्टली रोल, क्योंकि नॉर्मली कोई आदमी छुट्टी वाले दिन ये काम नहीं करता, तो मैं उसके लिए उनका ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। वो और जिसने भी उसके लिए काम, मैं सिर्फ उनको जानता हूँ। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।